नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश है, उसका राजत्व सिद्धांत किस प्रकार था और बाजार प्रणाली किस प्रकार थी और हो सकता है उसके पतन के बारे में बात करेंगे। यानी कि खिलजी वंश का पतन किस प्रकार हुआ था, है ना। अलाउद्दीन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संपूर्ण राजत्व व्यवस्था, बाजार प्रणाली पूरी की पूरी बदल दी थी, संपूर्ण। बाकी आपको कहीं मिलेंगे जो राजा है वैसे ही मिलेंगे जो राजनीतिक, मतलब कि राजा बंद थे, लेकिन राजस्व व्यवस्था और बाजार प्रणाली उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व प्रणाली में सुधार किया और बाजार प्रणाली में सुधार किया और किसानों के हित में भी सुधार किया और भी कुछ आर्थिक क्षेत्र में उन्हें लगातार कार्य किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। किस प्रकार किया था वो देखते हैं। पहला था, हमने तो कल सैनिक सुधार, जो पहला वाला वीडियो था इसके अंदर हम सैनिक सुधार कर लिए थे और आर्थिक सुधार कर लिए थे और अब पड़ता है राजस्व सिद्धांत। अब ये ज़्यादातर यही कुछ राजस्व सिद्धांत। राजस्व सिद्धांत सिद्धांत है ना, सिद्धांत, राजस्व सिद्धांत। राजस्व सिद्धांत, इसमें कैसे सुनता, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भी एक जो उनका सेनापति था, उनके उसने बोला भाई कि बायोडाटा, मतलब कि बायोडाटा निकाल दो। पिछला जो है ना, कि जो हमारे से पहले थे अलाउद्दीन खिलजी, हमारे काका जी थे और ससुर भी थे, उसके बारे में जो बायोडाटा निकाल के किस प्रकार उन्होंने राजस्व प्रणाली अपना सकती है। और इससे पहले जो शक्तिशाली शासक कौन था, तो किसने पता ही कि बलवन ही था। हाँ ये पता है, लेकिन बलवन की राजस्व प्रणाली किस प्रकार की वो भी निकालो। तो जो पिछला जो बायोडाटा निकाला तो उसके अंदर पता चला कि ये व्यवस्था थी, इसके अंदर ये कमी थी और इसमें ये मतलब कि अच्छाई थी, इसलिए वो इस प्रकार शासन कर सका। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई तब तो फिर हम पीछे क्यों रहे, हम ये काम करेगा। तो फिर उन्होंने कहा फिर जो राजस्व सिद्धांत है ना, उसके दो परिणाम थे। इनके दो सिद्धांत थे, इनके मतलब कि उनकी दो कोई इच्छा होनी थी कि इनका तो क्यों अपना रहे, इनके पीछे क्या स्वार्थ था। एक तो ये स्वार्थ था कि राजस्व में लाभ हो सके, यदि राजस्व को लाभ होगा, यानी राज्य के अंदर लाभ होगा, तब क्या हम सेना का अच्छा गठन कर सकेंगे, यानी एक सुदृढ़ सेना, मजबूत सेना का गठन कर सकेंगे। और दूसरा, जो ये बीच के अंदर चंगुल है ना, जो हमको टैक्स देते हैं, जो इनकी किसानों से लेकर हमको देते हैं, इनको बीच में से खत्म करना। क्योंकि ये पीछे से लेते हैं 5% और हमको देते हैं 2%, 3% खुद खाते हैं, है ना। इसका संपूर्ण इलाज करना है, ये बीच में भी नहीं आना चाहिए। तो ठीक है ऐसा करो। तो उन्होंने कहा पहला कदम हम ये उठाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा राजस्व सिद्धांत प्रणाली में, कि जो ये कर भूमि थी वो किसानों से किस प्रकार ली जाती थी, के साथ 1/3 अब करो 1/2, कितनी करो 1/2 राजस्व सिद्धांत में, 1/2 1/2 1/2, हाँ कितनी करो 1/2। ठीक है, ये होगी कंप्लीट। अब क्या सिस्टम है कि साहब अब तो इसके अंदर एक जो जो आप जो जैसे लूट का माल होता है ना, खम्स, यानी उनका जो वो होता था खम्स कर, होता खम्स कर, है ना, जहाँ पर जो सेनाएं जाती थी, लूटती थी, जो सेना जो रेजिडेंसी थी, मतलब रेजिमेंट थी वहाँ पर, और जो सेना ज़्यादा धन लूटती थी उसको क्या करते थे, 20-80% वो रखती थी सेना और 20% वो राज्य के अंदर, राजस्व के अंदर जमा करवाती थी। ये सब ऐसे मान लो कि 100, मतलब कि 100 मन हीरा, मतलब 100 घोड़े मिल लिए, है ना, जैसे 100 घोड़े है भाई, 100 घोड़े है वो दूसरे राज्य से राजा के पास मिल लिए हैं, तो उसमें से 80 तरफ दे देते सेना और 20 घोड़े दे देते थे राजा को। घोड़ा खुदा है, लेकिन घोड़े थे ना वो सब राजा के थे। अगर धन वगैरह था ना 80% तो सेना रखती और 20% राजा को देती। तो फिर
राजा ने कहा क्या काम करे, अब करे 20% सेना लेगी और 80% राज्य के लेगा, यानी राजा लेगा 80%, 20% सेना, 20% सेना, ये चल ही नहीं रहा सेना, और 80% राजा, ठीक है। 20% सेना और 80% राजा। क्या राजा ने मतलब कि पास और सैनिक थे, ये काम ठीक है। अब के जो दोआब वाली वो भूमि है ना, दोआब क्षेत्र जहाँ पर कर मुक्त है, वहाँ पर फसल भी ठीक होती है, वो हमारा केंद्र होना चाहिए। अब मतलब कि अब कर वगैरह उस पर कोई सिस्टम नहीं, अब सारा संपूर्ण वो हम हमारे हैंडल में करेंगे, क्योंकि अब जो सेना सैनिक वगैरह है, जो सामंत वगैरह है, उसको दे रही थी ना, वो किसान वगैरह खेती करते थे, अब वो कुछ नहीं, अब केंद्र होगा, यानी दोआब क्षेत्र पर केंद्र स्थापित किया गया। दोहा का क्षेत्र पर केंद्र का दायित्व है ना। अब दोहा क्षेत्र, अब कारण में मतलब कि राजस्व सिद्धांत के कारण बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला हो गया 1/2 भूमि, और दूसरा हो गया मतलब कि खम्स जो लूट का माल था 20% अब सेना लेगी और 80% राजा लेगा, और दोहा का क्षेत्र पर केंद्र का दायित्व, यानी केंद्र का मतलब स्तर पे हो गया। और उसके बाद के अंदर कि अब कौन सा सिस्टम है कि अब के जो आप जो भूमि जो आपसे पहले जो अनुदान में दे रखी थी ना, जो मतलब कि जो साधु संत या जो सामंत वगैरह थे उनको अनुदान में दे रखी थी, वो भूमि है ना अब वापस लेनी, उसके सिस्टम के बारे में आप राजा को बोला, जो सैनिक वगैरह थे, अब उसके बारे में आपका क्या राय है। तो कौन से थे, एक तो था इमाद, नहीं इनाम था ना, इनाम और इरादर, इदरार है, इधर, ठीक है, इदरार है, इदरार। और एक और की थी वकफ, क्या थी, वकफ, इनाम, इदरार और वक्फ और इक्ता है ना, और एक दो और थे, ये जो है ना, इनके जो अलग अलग नाम थे और अलग अलग प्रकार के वो सेना के इन पर कर लेती नहीं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो भूमि इनको अनुदान दे रखी थी, ये अलग समाज था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था। तो एकता में क्या होता था, जो सामंत को दे रखी थी उनको एकता कहते थे, और वो मतलब कि वो सामंत थे, वो सेना वगैरह सारे वही रहते थे, और जो कर वगैरह वही वसूल करते थे, और सेना का खर्चा निकाल के उसके बाद के अंदर जो चीज़ बचती थी, जो पैसा धन वगैरह बचता था, वो राजा के पास भेजा जाता था। और इसके बाद में अभी हो गया कि अब क्या सिस्टम है कि अब क्या जो कर पहुंचाते हैं जो बीच के अंदर, जैसे जागीरदार है ना, और जो जागीरदार में कौन कौन अलग नाम होते हैं, मोहम्मद है ना, मोहम्मद ही बोलते, साहिब मोहम्मद, और चौधरी है ना, मोहम्मद चौधरी, और एक और था, ये जो बीच में होते थे इनको मोहम्मद और चौधरी ऐसे बोला जाता। चौधरी जागीरदार बोलते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मेन सेठ होते थे, वही मतलब कि कोई जागीरदार होते थे, कोई सेठ होते थे, और मतलब जो ये क्षेत्र होता है ना, वो एरिया, उसके अंदर वो मतलब कर वगैरह वसूल करते थे। अब वो कर वसूल करेंगे तो इस अनुसार सरकार को टैक्स जितना चाहिए, वही सरकार को जब तक उनको पूछेंगे थे कि आप कितने मतलब कि धन खरीदे हैं, मतलब कितना टैक्स लिए हैं, आप इतना जमा करो, और ये तो नहीं कह सकते। तो ये मोहम्मद और चौधरी इनके ये पद वगैरह थे ना, ये चौधरी थे, वो जैसे हम जमींदार वगैरह होते हैं ना, वो तो ये टैक्स मतलब 3% लेते थे और आगे 2% बता देते, 1% खुद खा लेते, ये इधर 7% लेते थे और आगे मतलब ये
3% दे देते, बाकी का सब सारा आपके पास रख लेते हैं। तो इन्होंने कहा अलाउद्दीन का ये बीच वाला है ना चंगुल, इनको खत्म करेंगे। यदि ये खत्म हो जाएगा तो सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, और अगर कम भी आएगा ना तो जनता को फायदा होगा। भाई होता हमारे राज्य के अंदर ही फायदा है, बाकी तो दूसरे को फायदा थोड़ी ना हो रहा है। भाई फायदा हो रहा है तो हमारे राज्य के अंदर जनता को हो रहा है, बाकी वो बात है नहीं कि दूसरे को फायदा हो रहा है, अदरवाइज किसी दूसरे राज्य को फायदा हो रहा है, वैसा कुछ है नहीं। तो हमारे राज्य को फायदा हो रहा है, और मतलब कि राज्य सिद्धांत के अंदर ये चीजें थी, है ना। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में राजत्व सिद्धांत को मजबूत किया था, जिसके कारण उसकी सेना इतनी मजबूत हो सकी। अलाउद्दीन जब इतना सेना मजबूत होने के कारण ही अलाउद्दीन ने वो कि भारत के अंदर जो छोटे मोटे राजा थे उनसे भी युद्ध लड़ता था, है ना। और फिर जो मंगोल थे, सिंधु नदी उनकी जो सीमा थी, और मंगोल आते थे, कि 7 बार मुगलों ने अटैक किया था, उनको भी उनसे भी लड़े थे। और एक बार ऐसा होता जब अलाउद्दीन के पास सेना भी पास में थी, सेना भी युद्ध लड़ने के लिए गई थी, और तब वो एकदम आ गया था, तार की सत्य तार की था, और उससे भी युद्ध लड़े थे। तब भी अपने आप को इतना कायम रखा था, क्योंकि राजत्व सिद्धांत मजबूत होता है। जब किसी देश के अंदर राजत्व सिद्धांत मजबूत होता है ना, तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होती है, और जो जनता होती है वो भी एकदम सुदृढ़ होती है, यानी कि मजबूत होती है। ये बात होती है, ठीक है। ये हो गया राजत्व सिद्धांत। अब बाजार प्रणाली क्या होती है सिस्टम, है ना, वो देखते हैं। बाजार प्रणाली कभी तो ज्यादा चलती है, कभी चलती नहीं। इसके अंदर पानी डाल दिया मैंने कल सही थी नहीं, तो पानी डाल के चला है, तभी ऐसा चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाजार प्रणाली है ना, बाजार प्रणाली है ना, बाजार प्रणाली। बाजार प्रणाली। अब इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बाजार प्रणाली के अंदर 3 विधियां अपनाई थी। कितनी विधियां? 3 विधियां। सबसे पहले थी मंडी बाजार, या उसे कहता है गला बाजार, मंडी बाजार। मंडी मंडी या गला बाजार, मंडी या गला बाजार, यह है बाजार प्रणाली। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार प्रणाली किस प्रकार की थी। तो बाजार होता है ना, ये उसके अंदर प्रणाली किस प्रकार की थी, उस बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या सिस्टम था, अलाउद्दीन ने बाजार प्रणाली में के अंदर की सुदृढ़ व्यवस्था कर रखी थी, यानी कि जो साम्राज्य अपना जो राज्य था उसके अंदर जो सामान खरीदना बेचना, किसको कितना सामान खरीदना चाहिए, किसको ज़्यादा खरीदना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, कौन भूखा सोए, कि भूखा उनका सिद्धांत था कोई भी भूखा नहीं सोए, है ना, सबको बराबर मिले, किसी को भी ज़्यादा नहीं मिले। यदि किसी के पास ज़्यादा पैसा है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, किसी के पास यदि ज़्यादा पैसा है तो भी वो उतना ही यूज करेगा जितना दूसरे यूज करते हैं, है ना। इन्होंने कि जो फसलें वगैरह होती थी, जो अनाज होता था, उनकी निश्चित सीमा कर रखी थी कि ये इतनी रेट होगी, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये बात कहता है कौन? बर्नी। कौन कहता है? बर्नी। बर्नी क्या कहता है कि जो गेहूं थे ना, वो 7.5 जितल मन थे, है ना, 5.7 जितल मन था। जितल, आज हम पैसा बोलते हैं, उस टाइम जितल बोला जाता है। मन जितल मन बोला था, और 5.7 जितल मन, और ये तो हो गया गेहूं, है ना। और इसके बाद में जो गेहूं के बाद में चावल आते हैं, चना,
चना की रेट क्या थी, वो भी 5 जितल मन, यानी कि चना रहते थे तो एक मन में कितने रुपए लगते थे, 5 जितल। अब तो लगता है कैसे, यानी कि भाई हम जाते हैं बाजार में कि 40 रुपये किलो चावल है ना, 40 रुपये किलो चावल है ना, केजी चावल। तो उस टाइम चावल की रेट क्या थी, 5 जितल मन चावल, यानी मन पर मिलते। मन का मतलब क्या था, मन का मतलब क्या था, 40 किला। एक मन के अंदर 40 किलो वजन होता है, जहाँ उसको कहते हैं मन। और चना का भी वही रेट 5 जितल मन, और चावल का भी वही रेट 5 जितल मन। और शक्कर शक्कर की रेट थी 3/2, 3/2 शेर जितल, 3/2 जितल शेर मन, नहीं सॉरी, 3/2 जितल शेर, यानी एक शेर का 3/2 जितल लगते थे। और उसके बाद गुड़ था, वो था 1/3 जितल शेर, यानी कि एक शेर, हवा शेर का मतलब 1 किलो से 25% ऊपर, सवा मतलब उसके बोलते थे शेर। उसकी रेट थी 1/3 जितल, कितनी थी, 1/3 जितल। ये समझ में बहुत टाइम है, हम लिख देना। 5 जितल चना, चना ठीक है ना, चना। और 5 जितल चावल, चावल। इसकी रेट क्या थी, वही मन पे, क्या थी, मन पे थी ना। और 3/2 जितल, जितल शेर, यानी सॉरी, जितल शक्कर, शक्कर है, शक्कर, इनकी क्या, शेर की कितना था, शेर। शेर का मतलब 1 किलो से 25% ज़्यादा। और 1/3 जितल हो गया, 1/3 जितल गुड़, गुड़ शेर, है ना, ये सिस्टम था शेर। ये कौन कहता है, बर्नी कहता। फिर इसके सिस्टम में क्या था कि सबको बराबर, यदि कोई किसान खेती करता है, फसल करता है, और उनकी गेहूं मान ले 5 क्विंटल आए, कितने, 5 क्विंटल, और उसके खाने की क्षमता के, वो कितना खा सकता है, 3 क्विंटल खा सकता है। तो जरूरी नहीं वो 2 क्विंटल घर लेके जाए, क्योंकि किसान फसल ज्यादा होती है तो वो बेचने की उम्मीद कम रहता है, क्योंकि ज्यादातर घर पे रखता है एक्स्ट्रा, कि भाई अगली बार काम आएगा, कभी अगले साल अकाल पड़े, फसल ठीक प्रकार हो या नहीं हो, उसके लिए भी रखता है ना। तो 2 क्विंटल ज्यादा हो गए तो घर लेके जाता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि जो 5 क्विंटल हुई, यदि वो 3 क्विंटल यूज में ले सकता है, तो 2 क्विंटल है वो सरकार के पास, यानी बेचनी पड़ेगी उसको, घर नहीं ले जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे को भी चाहिए, सारे तो खेती करते नहीं, उनको भी चाहिए। तो 2 क्विंटल किसको देगा, सरकार के पास देगा, बेच सकता है। और यदि सरकार को नहीं बेचे तो दूसरे को बेच सकता है। जो किसान होता है, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर वाला होता है, उसको भी बेच सकता है, लेकिन घर नहीं जा सकता। और फिर अलाउद्दीन खिलजी जो कर वगैरह थे वो फसल के रूप में लेते थे। कर है वो किस में लेते थे, फसल के रूप में। और जो कर जो आते थे, जो फसल मतलब कि राजा के पास आती थी, तो हर क्षेत्र के अंदर, यानी मतलब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के अंदर संग्रहालय बनाता। संग्रहालय, 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 संग्रहालय बनाता, संग्रहालय ना, गलत है ना, संग्रहालय, जैसे भी लिखा मेरे को भूल गए, ठीक नहीं है। संग्रहालय, संग्रहालय सही है ना। वैसे में कैसे सुना, संग्रहालय। इसके अंदर जगह जगह वो बना के, आज गोदाम बोलते हैं, आज के समय में क्या बोलते हैं कि भाई वहाँ जगह पर गोदाम है ना, यार गांव में गोदाम होता है जहाँ पर फसल वगैरह ली जाती है। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हर जगह पर व्यवस्था की जाती है संग्रहालय की। और ये संग्रहालय थे मतलब कि संपूर्ण जो इसका फसल वगैरह थी वो दिल्ली तक पहुँचाते थे, दिल्ली तक ऐसी व्यवस्था की गई थी। और यदि इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार करता था तो उनको
करोड़ दंड दिया जाता था ना, अलग से प्रकार का दंड दिया जाता था जिसकी वो मतलब कि अंदाजा नहीं लगा सकता, यातनाएं दी जाती थी। और इसके दो परिणाम निकले थे, एक तो राज्य के अंदर शासन व्यवस्था मजबूत हुई, कोई भी भूखा नहीं सो सकता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था और सबको बराबर मिलता था। और फिर यदि कोई दुकानदार भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार करता कि भाई 1 किलो के अंदर ये चीज़ मतलब कि शक्कर आती है इतना, तो यदि वो 1000 मतलब कि 1000 ग्राम आते हैं उसके अंदर 1000 में से 900 ग्राम दे देता तो 100 ग्राम काट देता, तो फिर उनकी भी सजा मिलती थी। अब कैसे मिलती थी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जगह जगह पर गुप्त चर व्यवस्था थी, है ना, जगह जगह व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, है ना, जो सामंत वगैरह थे सामने, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलग से कोई व्यक्ति नियुक्त किए गए थे जो ये निगरानी मतलब कि निगरानी रखते थे गुप्त चर व्यवस्था के माध्यम से, कि कहीं पर वो अलग ड्रेस, जैसे आम किसान होता ना उसकी तरह ड्रेस पहनते थे और फिर सामान लेने जाते थे। यदि उनको लगे ये 900 ग्राम है तो वो उसको सीधा गला पकड़ लेते और बांध लेते चल राजा के पास, फिर राजा के पास ले जाते और उनको याद नहीं जाती। इस प्रकार की बाजार प्रणाली, कैसे थी? बाजार प्रणाली। अब इसके आगे थे क्या थे? सराय ये अदालत, जिसे न्याय कहते हैं ना, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। अब इसके अंदर क्या सिस्टम था? चलो लगे रहिए, सही अभी जान लेते इसके अंदर। सराय ये अदालत, न्याय व्यवस्था, इसमें क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार व्यवस्था में सराय अदालत की व्यवस्था की गई थी। इसके अंदर ये सिस्टम था, सेकंड था ना, ध्यान रखना, सेकंड दो नंबर। इसमें जो विदेशी से सामान आता था और या आंतरिक से सामान आता था उनको सबको बराबर हिस्सा मिलता था। जैसे सबको बराबर पैसा मिलता था, ये जो बेचने आता था उनको भी बराबर पैसा मिलता था, यानी सारे सारे अदालत। अब ये बिजनेस क्या था? बड़ा लेवल पर थे, बड़े लेवल पर, जैसे जड़ी बूटियाँ हैं, है ना, जड़ी बूटियाँ हैं और शक्कर है, शक्कर का जो बड़े बड़े हिस्सा था ना, शक्कर है, और भी कहीं है फसल है, जैसे उद्योग के संबंधित हैं, कपड़े हैं, और फिर रुई है, ऊनी है, वस्त्र होता ना, ऊनी वस्त्र, रुई वस्त्र, यानी कि जो वो जो कच्चे माल आता था वो सारा फेंके, बड़े लेवल पर कच्चा माल आता था, उनके अंदर उनके सबको बराबर पैसा मिलता था। इसलिए ऐसा नहीं है कोई आज के लेन के भाव है ना वो कभी बढ़ते रहते हैं और कभी घटते रहते हैं, तो इसके दरबार में ऐसा सिस्टम नहीं था, नहीं कभी बढ़ सकते थे और नहीं घट सकते थे, सबको बराबर अधिकार मिलता था। वैसे मतलब कि सारा ये अदल की व्यवस्था थी, जिससे हम न्याय व्यवस्था करना, सबके साथ बराबर न्याय करते थे। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि इनके साथ न्याय नहीं किया जाए, सबको बराबर हक मिलता था। फसल खेती की है तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना को दूसरा मिलेगा। सराय ए अदल, समझ में आ गया? सराय ए अदल ये तीसरी बाजार व्यवस्था प्रणाली का हिस्सा था, है ना। सराय ए अदल, सबके साथ न्याय किया जाता है, सबके साथ फसलों को बराबर अधिकार दिया जाता, सबको बराबर फसलों के लेवल में पैसे दिए जाते थे, उनको वापस जो पैसे मिलते थे वो दिए जाते थे। फिर आ गए घोड़े, तीसरे पे ना, घोड़े, दास और मवेशिया, मवेशिया, घोड़े, दास, मवेशिया, इनके क्षेत्र में क्या सिस्टम था? घोड़े, दास, मवेशिया, ये क्या करते थे? घोड़ों का व्यापार, दासों का व्यापार, मवेशी का व्यापार। पहले दास थे ना, जिसके कोई आगे पीछे नहीं होता था, उनको राज्य के अंदर रखे जाते थे, वो खेती वगैरह करते थे, मतलब कि उनके अधीन काम करते थे, उनको केवल खाने पीने के मिलते थे, वो थे दास। क्या थे? दास। घोड़े, दास, मवेशिया। इसमें क्या सिस्टम था कि जो दास लाते, घोड़े लाते, मवेशिया लाते, है ना, इनको जैसे कोई दूसरे व्यक्ति लेकर आता वहां से एक दूसरी जगह थे और वो आगे भेजता तो ज्यादा पैसे में भेज देता, या फिर कम ज्यादा पैसे में भेजता, या फिर कहीं बीच में रख लेता। फिर राजा कहता था कि सामान तो वहां से आप लेके आओ, तो लेकिन वो बीच में रख लेते थे, कभी कोई घोड़े चुरा लेते,
कोई घोड़े को पैसे ज़्यादा बता मतलब कि ज़्यादा पैसे बता देते तो फिर राजा उनको देना पड़ता था, भाई जितना बोलेंगे ना तो उतना पैसा देगा। ऐसा था नहीं कि भाई पैसा नहीं देगा तो भी चल जाएगा, वो तो सिस्टम था नहीं, भाई पैसा तो उनको देना पड़ता था क्योंकि उनका नियम सिद्धांत यही था। इन्होंने क्या किया, जो बीज की व्यवस्था थी ना, भाई इस क्षेत्र से घोड़े आ रहे है ना, भाई इन क्षेत्र से घोड़े आ रहे हैं और ये आदमी बीच में लड़ने वाला और ये ले जा अलाउद्दीन खिलजी तक, तो इनको बीच को खत्म कर दिया कि तुम मर यहाँ से हट, बीच में से पैसा खाता तेरे को समझ नहीं है, मूर्ख आदमी यहाँ से हट जा, इनको हटा दिया। और ये सीधे जो बोल देते आप जिसके पास घोड़े हैं, जिसके पास दास है, मवेशी है, वो सीधे मेरे पास लेकर आए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लेंगे, तो इनके सीधा इनके पास आता था ना, सीधा डायरेक्ट इनके पास आते थे घोड़े दास मवेशिया। तो इनके क्षेत्र में भी व्यवस्था है, ये बाजार है, बाजारी था भाई कि जो चीज बिकती थी वो बाजारी है, कोई दूसरी चीज तो है नहीं, बाजारी है ना ये चीज थी। आगे है अलाउद्दीन खिलजी का पतन, वो बता देते हैं ऐसे। अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा था खिजिर खान। कौन था? खिजिर खान। अब अलाउद्दीन खिलजी तो थोड़ी सी गलती कर दी, किंतु कम से कम उनको तो अपने बेटे को तो राजा बनाना चाहिए, बड़ा बेटा था, लेकिन बड़े बेटे को नहीं राजा ना बना के छोटे बेटे को बनाता शमसुद्दीन को शासक बना देता कि ये शासक बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन के मरने के बाद में तो उनका देहांत हो था, उसके बाद में जो मलिक काफूर था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने ये कैमरे से लेके आए थे, गुजरात अभियान सोमनाथ अभियान था ना उसके अंदर, गुजरात के अंदर, वहाँ मलिक काफूर उसने क्या कि इनके मरने के बाद में जो शमसुद्दीन वो बचपन छोटा था, 6 वर्ष का था, इतना ही था, तो फिर उनके संरक्षण के रूप में खुद हो गया कि भाई मैं इतने युद्ध वगैरह लड़ा हूँ तो इसके संरक्षण के रूप में मैं रहूँगा। तो फिर इनके संरक्षण के रूप में रहा। फिर मलिक काफूर ने इनकी जो मम्मी थी, किसकी? शमसुद्दीन की, उससे शादी कर ली। किससे? उससे शादी कर ली कि ये मेरी वाइफ है, वो तो किन्नर है और उससे शादी कर ली, ये मेरी क्या है? वाइफ है। और फिर कुछ समय तक इनसे परेशान हो गए, सारे समत वगैरह परेशान हो गए। तो फिर कुतुबुद्दीन मुबारक है ना, जो इनका दूसरा बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक, उनको बोला कि तू इनसे हत्या कर दे और तुम राजा बन जा। कुतुबुद्दीन के नेतृत्व के अंदर युद्ध लड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो भी एक तो वो राजा बन गया, मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है ना। उसके राजा बनने के बाद में कुछ समय तक ये तो मतलब कि मलिक काफूर तो 35 दिन रहा था, फिर इसका मतलब मार दिया गया, फिर ये शासक बन गया। लेकिन मुबारक शाह है वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने शासन आराम से संभाला, लगातार शासन संभालते रहे। लेकिन कुछ समय बाद में वो युद्ध भी लड़े थे, है ना, जो देवगिरी का युद्ध था वापस वहाँ पर भी लड़े थे और प्रताप रुद्र देवराज उनको भी पराजित किया था, यानी खुसरो खान को भेजा था। लेकिन खुसरो खान ने क्या किया, कुछ समय बाद में कुतुबुद्दीन की हत्या कर दी कि ये खिलजी वंश का हत्यारा है ना। कुतुबुद्दीन खुद ऐसे हत्या नहीं की मेरे समझ, क्योंकि कुतुबुद्दीन था, मुबारक शाह था ना, मुबारक शाह ने क्या था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या शराब पीने लग गया, शराब पीने, अय्याशी करने, सारे दिन मतलब कि इस तरह के साथ में रहना, नंगे रहना, सारे कपड़े नहीं पहनते, ऐसा था मुबारक शाह। फिर ऐसे करते करते मतलब खुसरो शाह ने हत्या कर दी, क्योंकि ये मतलब कि समाज की अव्यवस्था फैलाता है, समाज के अंदर व्यवस्था मतलब कि खराब करता है, इस तरह इनकी हत्या कर दी। फिर इसकी हत्या कर दी तो फिर गाजी तुगलक अब गाजी तुगलक ने क्या किया, उसने कहा कि ये खुसरो खान है, ये बहुत गंदा आदमी है। क्यों? क्योंकि इसने उनकी हत्या कर दी है, ये कोई तरीका थोड़ा, जैसा भी राजा वो सही है ना, हत्या नहीं करनी चाहिए, इसने खिलजी वंश का पूरा नाश कर दिया, ये ऐसी बात ठीक नहीं है और सब मेरे साथ मिलिए और इनका पद से हटाते हैं, दूसरे को बनाएंगे। तो इसने मतलब सारे कान भरे इधर उधर कि सब लोग हैं मेरे साथ हुई, क्योंकि जो ये सब मतलब कि खिलजी वंश का कुल है ना, उसको भी इसने बर्बाद कर दिया, उसका नाश कर दिया। जो जैसा भी राजा था वो राजा था, लेकिन उनको मान हत्या नहीं करनी चाहिए, इसने हत्या कर दी, सब मेरे साथ खड़े रहे। तो गाजी तुगलक के सामने सब खड़े हो गए और इन्होंने क्या किया, फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके गाजी तुगलक खुद बैठ गया, खुद बैठ गया खुद। फिर इसने अपना नाम से तुगलक वंश शुरू कर दिया था। तो ये थी खिलजी वंश के राजत्व सिद्धांत और
गर्जी मतलब कि खिलजी वंश के पतन के बारे में, कि खिलजी वंश का पतन किस प्रकार हुआ था, ये संपूर्ण कहानी थी। और आगे के बारे में हम कल लेके आएंगे खिलजी वंश अगला क्लास में अंदर। ठीक है, धन्यवाद।